साथियों, नमस्कार। रतन टाटा का जाना एक ऐसे उद्योगपति का जो आम उद्योगपतियों से अलग रुझान रखता है, अलग विचार रखता है और बेहद संवेदनशील है। इसीलिए समाचार पत्रों, मीडिया कर्मियों, अभिनेताओं, नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती रही और दूसरे दिन अखबारों में सुर्खियां बनती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि देश का ऐसा उद्योगपति जिन्हें लोगों का अपनों सा प्यार मिलता है, घर वाले नहीं पूरे देश भर के जमशेदपुर टाटा का बसाया ऐसा शहर जो वहाँ जिसको रोजगार मिलता है, वहाँ जन्मदिन उनका इस तरह से मनाया जाता है जैसे अपना कोई है। वे अलग हटकर थे, अलग हटकर इतने थे कि भारत रत्न, महाराष्ट्र सरकार भारत रत्न देने का अनुशंसा कर देती है और पत्र लिखती है। उनकी संवेदनशीलता का एक उदाहरण है जिसको बताया जा सकता है कि बॉम्बे हाउस में उनके एक ऐसा कार्यालय जहाँ पर आवारा कुत्तों को आने की मनाही नहीं थी। एक दिन का वाकया इस तरह से घटित हुआ कि बारिश का समय था और एक आवारा कुत्ता बारिश में भीगता है, तड़पता है और उसे रतन टाटा देखते हैं। इसके बाद रतन टाटा ताकीद करते हैं कि ये मूक जानवर, इनको भी जीने का हक है, इसलिए बेसमेंट में एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ आवारा कुत्ते ठहर सकते हैं धूप, आंधी, बरसात में। और इतना सुख सुविधापूर्ण उस कमरे को बनाया जाता है कि जिसमें खाने पीने की व्यवस्था की जाती है कुत्तों के लिए, और दूसरी तरफ उनको नहलाने के लिए, खाने के लिए, और फिर एक कमरा और अदद सा बनाया जाता है। ये था बॉम्बे हाउस में, खास करके जब टाटा सन्स के रतन टाटा अध्यक्ष थे, उसी वक्त बॉम्बे हाउस में आवारा कुत्तों के आने की मनाही नहीं थी। ये टाटा सन्स रतन टाटा की संवेदनशीलता का उदाहरण है मूक जानवरों के प्रति। दूसरा पक्ष देखिए कि इस पक्ष के बारे में सभी लिख रहे हैं। फेसबुक की विनोद कुमार, साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार, जिन्होंने रेड जोन, समरसेट से जैसे उपन्यास लिखे और मैंने उनकी समीक्षा भी की थी, वो आदिवासियों के प्रति बेहद संवेदनशील है, आदिवासी पक्ष को रखते हैं और शिबू सोरेन पर वो उपन्यास लिख चुके हैं। शिबू सोरेन आज भी जिंदा है, जिंदा ऐसे क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता पर उन्होंने उपन्यास लिखा। ऐसे साहित्यकार, उपन्यासकार की बाल से मैंने लिया है। वो लिखते हैं पहली लाइन कि कल रवीश कुमार को सुना जो रतन टाटा को लेकर के कसीदे कर रहे थे, महानता के गुण गा रहे थे। एक पूरा वीडियो रवीश कुमार ने रतन टाटा को समर्पित किया है। भारत के हर अखबार ने आधा पेज विशेष स्टोरी छापी है। संभवतः मीडिया भी ऐसा कर रहा होगा, मीडिया मैंने देखा नहीं, अखबार पढ़ा है। अखबार में लगभग उनके जीवन की बहुत सारी कहानियां बताई गई। रवीश कुमार पूरा वीडियो समर्पित कर देते हैं और यूट्यूबर ने रतन टाटा पर लिखा। ये एक पक्ष है रतन टाटा का। दूसरा पक्ष क्या है जो सुना जाना चाहिए? जब एक साहित्यकार, उपन्यासकार आदिवासी पक्ष को बयां कर रहा है, इधर हमने भी इस चैनल पर, आपने भी
कोई 50 उपन्यासों की समीक्षाएं, वीडियो यूट्यूब पर मूल्यांकन विश्लेषण सुना। तो रतन टाटा का एक पक्ष वो जो कुत्तों के प्रति बेहद संवेदनशील थे, और भी उनके मानवीय पहलू थे। उद्योगों को किस तरह से वो अनुशासित तरीके से चलाते हैं और विकास करते हैं, स्टील किंग कहलाते हैं, ये सब कुछ बातें हैं। लेकिन हम दूसरे पक्ष को देखना चाहते हैं कि संवेदनशील रतन टाटा की कंपनियां जहां लगती है, वहाँ प्रशासन, वहाँ से रहने वाले, जल जंगल जमीन पर रहने वाले, सदियों से रहने वाले उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उनकी संवेदनशीलता कुत्तों के प्रति है, तो क्या जीते जागते आदिवासियों के प्रति कैसी है। यह तस्वीर है विनोद कुमार की बाल से, और विनोद कुमार की बाल पर ही रतन तिर्की की वाल से लिया गया वो चित्र है जिसमें 12 आदिवासी मारे जाते हैं और 35-40 घायल हो जाते हैं। वो चित्र भी इस वाल पर था। विनोद कुमार 2 जनवरी 2006 का कलिंग नगर का वो मंजर बताते हैं जहां पर टाटा एंड सन्स के लिए दीवार बनाई जा रही थी, और वो आदिवासी क्षेत्र में आती है। आदिवासी घर, झोंपड़ियां उजाड़ करके जब डोजर वहां चलाया जाने लगता है, तब आदिवासी जो कि उनसे बात कर रहे थे, बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे डोजर की आवाज़ सुन करके आदिवासी वहाँ पहुँच जाते हैं आंदोलन करने के लिए, विरोध करने के लिए। कोई भी व्यक्ति जब अपनी ज़मीन पर किसी पहाड़ी को आकर के देखेगा तो हर कोई विरोध करेगा। अपनी झोंपड़ी को अगर कोई तोड़ेगा तो उसका विरोध वो जान हथेली पर रख कर करेगा। वही कलिंग नगर के आदिवासियों ने, उड़ीसा के आदिवासियों ने किया। ये 2 जनवरी 2006 की घटना है जब टाटा कंपनी की उस दीवार को बनाया जाता है जो आदिवासी क्षेत्र को घेरती है। और घटना ये नुआ गांव की है, उड़ीसा के कलिंग नगर के नुआ गांव में घटित होती है। वो पूछने जाते हैं आदिवासी उन पुलिस वालों से और डोजर चलाने वालों से कि डोजरिंग क्यों हो रही है। इस बातचीत को करने के बजाय, संवाद करने के बजाय पुलिस गोली मार देती है, अश्रु गैस छोड़ देती है। उसी वक्त 4 आदिवासी मारे जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, आदिवासी इधर उधर भागने लगते हैं। उसी वक्त आंसू गैस छोड़ी जाती है और बड़े बड़े हथियारों से गोलियां फिर दागी जाती है। घटना स्थल पर कोहराम मच जाता है, इधर उधर बिखर जाते हैं आदिवासी, और इस तरह से घटना स्थल पर 12 लोग मारे जाते हैं और 35-40 घायल होते हैं। 3 जनवरी 2006 को अखबारों की सुर्खियां बनती है। एक गद्य लिखा है, ये पुस्तक का एक अंश जिसमें से विनोद कुमार इस घटनाक्रम को संक्षेप में लिखते हैं कि जमीन छीनने के लिए मारने वाला निर्दोष साबित कर दिया जाता है और अपनी ज़मीन को छीनने से बचाने वाला दोषी करार दिया जाता है, मुजरिम करार दिया जाता है। यहाँ साबित होता है कि पुलिस प्रशासन आदिवासियों को सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध था, पहले से तैयार था। पुलिस के ट्रक भर करके वहाँ पहले से मुस्तैद लोग थे, डोजर थे, अश्रु गैस के गोले थे और हथियारबंद पुलिस थी। पुलिस पर अगर आदिवासियों ने तीर भी चलाए तो पुलिस इतनी दूर रह गई कि उनके तीर वहाँ तक पहुँच नहीं सके। पत्थरबाजी भी की तो भागते दौड़ते आदिवासियों ने जहाँ तक पत्थर फेंके वो पुलिस तक पहुँच नहीं सके। एकमात्र पुलिस वाला जो भगदड़ में आदिवासियों के बीच में आ जाता है, केवल एक पुलिस वाला, और 35-40 घायल होते हैं आदिवासी। घायलों को पुलिस ले जाती है अपने साथ और उनको फिर मारती पीटती है।
और 6 को अस्पताल में ले जा कर के भर्ती करती है, जो वहाँ मारे जाते हैं। और कुछ को आदिवासी अपने साथ ले जाते हैं, अस्पताल में भर्ती करते हैं, वो बच जाते हैं। ये एक वो पक्ष है सरकारों का लोक कल्याणकारी रूप को दर्शाता हुआ कि आम जन के साथ सरकारों का रुख या पुलिस का रुख किस तरह का होता है। इस तरह से आदिवासियों के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार होता है। जिनको मार दिया गया या घायल कर दिया गया, उनके हाथ काट दिए गए। और ये हाथ काट देने की परंपरा अंग्रेजों के बर्बर शासन में भी थी। तो क्या अंग्रेजों की बर्बरता ये आज़ाद भारत के पुलिस वालों के साथ भी है? ये एक पुस्तक का अंश था। भारत रत्न टाटा के महानता के गीत मीडिया गा रहा है। एकमात्र व्हाट्सएप पर विनोद कुमार की वाल पर ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपनी तरफ से शेयर किया। और जब अखबार पढ़ा, रवीश कुमार का वीडियो का अंश मैंने भी सुना, और भी यूट्यूबर ने ये लिखा, तो श्रोता ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस उद्योगपति की अच्छाइयाँ दिखाई जा रही है, कोई भी उद्योगपति इस ज़मीन पर ही उद्योग लगाता है, और जिस ज़मीन पर उद्योग लगाता है वहाँ से रहने वाले लोगों को, आदिवासियों को, जंगल को, पेड़ों को काटा जाता है। जिनकी झोपड़ियाँ तोड़ी जाती है वो विरोध करते हैं, तो उनके विरोध में समझाई से बातचीत नहीं की जाती, बल्कि पुलिस का जलियांवाला वहाँ होता है। या फिर एक जलियांवाला आदिवासियों के बीच में डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। जलियांवाला केवल एक ही नहीं हुआ, ऐसे न जाने कितने जलियांवाले आदिवासियों के बीच में घटित हो रहे हैं। तो जिस रतन टाटा के संवेदनशील होने का पक्ष रखा जा रहा है, उसमें से एक पक्ष था कि आवारा कुत्तों को देख करके रतन टाटा उनको रहने करने की जगह देते, और आदिवासियों की ज़मीन पर जहाँ उद्योग लगते हैं वहाँ से उनको किस तरह से उजाड़ा जाता है, किस तरह से मारकाट की जाती है, किस तरह से उन मार काट करके भगाया जाता है, घायल किया जाता है, मार दिया ही जाता है। रतन टाटा तक शायद ये खबर नहीं पहुंची, हो सकता नहीं पहुंची हो, लेकिन इतनी तो खबर होगी ही कि अखबार में पढ़ करके कि जब उन कुत्तों को देखा तो वहाँ अपने बेसमेंट में कुत्तों को रहने के लिए जगह दी जाती है, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई मुकाम नहीं। तो इसीलिए आदिवासी पक्ष या पर्यावरण के पक्ष को आज सरकारें नज़रअंदाज कर रही है। आदिवासियों को नज़रअंदाज करने का क्रम अंग्रेजों के दौर से चालू हुआ था, और भारत सरकार, राज्य सरकारें आज़ादी के 7 दशक बाद भी वैसा ही व्यवहार करती हुई नजर आ रही है जैसा कि अंग्रेज करते थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो बेशक भगत सिंह की तरह युवा अवस्था में मार दिए गए जहर दे करके, वो भी बलिदानी पुरुष भगत सिंह की तरह आदिवासियों ने हमेशा याद करते हैं, जोहार करते हैं। तो इस तरह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी पक्ष को देखने का तरीका लोकतंत्र में ये होता है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। देश इतना सक्षम नहीं है, देश इतना धनवान नहीं है, यहाँ गरीबों की स्थिति 70-80% बैठती है। बीपीएल परिवार एपीएल से बहुत ज़्यादा है। उनको रहने के लिए महज झोंपड़ियाँ चाहिए, पेड़ की छाँव चाहिए, वो नहीं उजड़नी चाहिए। और ये कह देना बड़ा आसान है कि विकास का विरोध करते हैं, लेकिन विकास किसी को उजाड़ करके नहीं किया जा सकता। और अब तो हर कोई कहने लगा है कि ये विकास नहीं विनाश है, इसलिए कि पर्यावरण की जो स्थिति हो रही है, आप खुद कब तक एसी में रहोगे, कब तक आरओ का पानी पियोगे,
ज़मीन में पानी खत्म हो जाता है, दूषित पानी मिलता है नालों का, तो ये आम जन की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। जय हिंद, जय जोहार।